हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विजन्स पर। आगे बढ़ने से पहले अगर एबीपी विजन्स को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन यथासंभव केंद्रीकृत प्रशासन था। सेना, गुप्तचर व्यवस्था, न्यायपालिका, राजस्व आदि के लिए विभागाध्यक्ष थे, लेकिन इन सभी विभागों का नेतृत्व सामान्यतः राजा करता था। उसका निर्णय अंतिम और सीमित होता था। राजा अपनी प्रजा को मनुष्य नहीं बल्कि बच्चे समझता था। वह उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखने और उन्हें किसी भी प्रकार के आक्रमण और खतरों से बचाने के लिए बाध्य था। चंद्रगुप्त ने एक जटिल शाही प्रशासन संरचना की स्थापना की। उसके पास अधिकांश शक्ति थी और उसे अपने कर्तव्यों में मंत्रियों की एक परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। राजकुमार पूरे साम्राज्य में वायसराय के रूप में काम करते थे, जो प्रांतों में विभाजित था। इससे राजघरानों को, खास तौर पर उन लोगों को जो बाद में सम्राट बने, आवश्यक प्रशासनिक अनुभव प्राप्त हुआ। प्रांतों को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया गया और शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की गई। इनमें राजधानी पाटलिपुत्र सबसे प्रसिद्ध थी। प्रशासन का काम 6 आयोगों द्वारा किया जाता था, जिनमें से प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। स्वच्छता सेवाओं का रखरखाव, विदेशियों के साथ व्यवहार, जन्म और मृत्यु पंजीकरण, वजन और माप नियंत्रण और अन्य कार्य उन्हें सौंपे गए थे। इस समय अवधि के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले वजन के कई रूप अलग अलग स्थानों पर पाए गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य। सैन्य। मौर्य साम्राज्य के पास एक विशाल सेना थी। राज्य ने सेना, मौला, की भर्ती, तैयारी और उसे सुसज्जित किया। कई संस्कृतियां और वन जनजातियां, अटाविका, अपनी सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध थी और उन्हें महत्व दिया जाता था। भाड़े के सैनिक और सैनिकों के समूह दोनों बड़ी संख्या में मौजूद थे और आवश्यकतानुसार उनकी भर्ती की जाती थी। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ और हाथी सेना की 4 शाखाएं थीं। 6 आयोगों से बना 30 सदस्यीय युद्ध कार्यालय इन विभिन्न हथियारों के साथ साथ नौसेना और परिवहन का प्रभारी था। चंद्रगुप्त के पास 6 लाख पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। अनुमान है कि रथों की संख्या लगभग 8,000 थी। वे सभी युद्ध के मैदान में सूचना व्यूह के रूप में तैनात थे, जैसा कि कमांडरों द्वारा निर्धारित किया जाता था, जो इलाके और अपनी और दुश्मन की सेनाओं की प्रकृति जैसे कारकों पर आधारित होता था। मनुष्यों और जानवरों की शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया जाता था। राजा और राजकुमारों को युद्ध और नेतृत्व में व्यापक प्रशिक्षण दिया गया था। उन्हें बहादुर माना जाता था और वे अक्सर अपनी सेनाओं का नेतृत्व करते थे और किलों की रक्षा में खुद ही भाग लेते थे। चंद्रगुप्त की नौसेना मुख्य रूप से तटरक्षक के रूप में कार्य करती थी और साम्राज्य के व्यापक जलमार्ग आधारित व्यापार की रक्षा करती थी। धनुष बाण, भाले, 2 हाथ वाली तलवारें, गोल, आयताकार या घंटी के आकार की ढालें, बर्छे, कुल्हाड़ी, भाले, गदा आदि हथियारों का प्रयोग किया जाता था। सैनिक या तो नंगे सीने होते थे या रजाईदार सूती कोट में लिपटे होते थे। वे अक्सर मोटे कुंडलित पगड़ियों के रूप में रक्षात्मक कवच पहनते थे, जिन्हें अक्सर ठोड़ी के नीचे बंधे दुपट्टे और कमर और छाती के चारों ओर बंधे कपड़े के बैंड से सुरक्षित किया जाता था। सर्दियों में महिलाएं अंगरखे पहनती थीं। मौर्यों की विशाल सेना को साम्राज्य के विशाल पैमाने और उसके नियंत्रण में आने वाली संपत्ति से बल मिला। चूंकि राज्य अनिवार्य रूप से सभी आर्थिक कार्यों पर हावी था, इसलिए वह राजस्व और वित्तीय पूंजी की एक बड़ी मात्रा पर कब्जा करने में सक्षम था। चंद्रगुप्त राजवंश का यूनानियों के साथ युद्ध। चंद्रगुप्त ने पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस आई निकेटर के साथ युद्ध किया, जिसका उद्देश्य ग्रीक प्रभाव को कम करना था और साथ ही अपने क्षेत्र और ताकत का विस्तार करना था। 301 BC में शांति समझौते के बाद युद्ध समाप्त हो गया। अराकोसिया, गैड्रोसिया और पारो अमीसादाई सभी चंद्रगुप्त द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। यूनानियों को 500 हाथी दिए गए और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उनका विवाह हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य मृत्यु। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु की तिथि तथा उनकी मृत्यु का वर्ष अज्ञात है तथा इस पर विवाद है। ऐतिहासिक साक्ष्यों और आम राय के अनुसार कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम वर्षों में जैन धर्म अपना लिया था। कर्नाटक में 5वीं से 15वीं शताब्दी के शिलालेखों में चंद्रगुप्त का उल्लेख जैन संत भद्रबाहु के संबंध में किया गया है। संभवतः चंद्रगुप्त ने राजगद्दी त्याग दी, तपस्वी बन गए, भद्रबाहु के पीछे कर्नाटक चले गए और बाद में मृत्यु पर्यंत उपवास करते हुए अपनी जान दे दी। इस प्रथा को श्रवणबेलगोला में सिल्लेखना के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य पर 24 वर्षों तक शासन किया।
उनके बाद उनके पुत्र बिंदुसार और बाद में अशोक महान ने शासन किया। इस चंद्रगुप्त जीवनी में हमने जाना कि मौर्य साम्राज्य का पहला शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन और उपलब्धियां, चंद्रगुप्त मौर्य का करियर, उनका परिवार, उनका प्रशासन और सैन्य, और उनकी मृत्यु। निष्कर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्होंने दक्षिण एशिया के अधिकांश हिस्सों को एकजुट करने वाली पहली सरकार बनाई। प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने एक विरासत छोड़ी जिसे अर्थशास्त्र के पन्नों में संरक्षित किया गया है। उन्होंने न केवल सभी बाधाओं के बावजूद अपने दम पर एक साम्राज्य का निर्माण किया, बल्कि उन्होंने ठोस शासन सिद्धांत भी स्थापित किए और इसके विस्तार के लिए अथक प्रयास किए। इन उपलब्धियों ने उन्हें प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक और लोककथाओं में एक लगभग पौराणिक व्यक्ति बना दिया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारे एबीपी विजन्स यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।